हाय गाइस, दिस इज़ मी सर तौहीद और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर हम इसकी चंद मिसालें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, जो कि है It is used to express a continued or ongoing action that started in past and continued until some time in past. There will be a time reference such as since 1980, for 3 hours, etc., from which the action had started. इसका मतलब ये है कि ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों को बयान करने के लिए जो माजी में शुरू हुई थी और काफ़ी देर तक वो जारी रहीं और फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो गई या उनको रोक दिया गया। मतलब कि ये काम माजी में शुरू हुए थे और माजी तक ही महदूद रहे, इनका ताल्लुक प्रेजेंट से नहीं जुड़ता, ये माजी में ही कंप्लीट हो गए थे। और अभी हम जिस बात पर फोकस कर रहे हैं वो ये है कि ये काम माजी में जारी थे। माजी में चूँकि ये काम जारी थे इसलिए ये कंटिन्यूस कहलाएंगे, और चूँकि ये कंप्लीट भी हो गए थे इसलिए इनको परफेक्ट भी हम कह रहे हैं। तो इसलिए इसका पूरा नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट मतलब माजी, परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड यानी मुकम्मल, और कंटिन्यूस मीन जारी, मतलब माजी में जो काम जारी थे और फिर वो कंप्लीट हो गए काफ़ी अरसे बाद या काफ़ी देर के बाद या कुछ मुद्दत के बाद। तो इस तरह के कामों को बयान करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हमने ये नहीं पढ़ा, पर वो बेसिकली इसी को ही पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ और भी सीखने की है, वो ये कि चूँकि इस काम में हम ये बता रहे होते हैं कि कोई काम कुछ ख़ास मुद्दत तक जारी रहा था माजी में, तो वो मुद्दत को बयान करने के लिए हमें टाइम का इस्तेमाल करना होता है। वक्त को बताने के लिए हमें कुछ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे 2 प्रीपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं अमूमन, जो कि हैं फॉर और सिंस। कभी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं टाइम मेंशन करने के लिए, यानी वक्त की मियाद बताने के लिए, या फिर कभी सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अभी हम बाद में सीखते हैं कि फॉर कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं। इसके अलावा आप ग्राफ भी देख सकते हैं, जैसे कि ग्राफ में भी आपको एक एक्शंस के बारे में एरो के ज़रिए बताया गया है जो कि माजी में स्टार्ट हुआ और माजी तक ही महदूद रहा और एंड हो गया वो, यानी प्रेजेंट तक इसका ताल्लुक नहीं है। ये प्रेजेंट तक नहीं चला, ये माजी में ही रोक दिया गया। इस तरह के सेंटेंसेस को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो इसमें शामिल हैं 4 से 5 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, यानी काम करने वाले को। जो भी शख्स यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करेगा इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। फिर दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आता है इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये बेसिकली डिटरमाइनर होते हैं, टेंसेस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि मीनिंग पूरी तरह से वाज़े हो सके कि किस टेंस का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो है हैड बीन। सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल हुआ करेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास कि कुछ और लगाएं, तो ये निहायत ही आसान हो जाता है फिर आपके लिए कि हर बार सब्जेक्ट के आगे हैड बीन लगाना है। तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है इसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी अगर हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आखिर में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है।
जैसे कि गो बन जाता है गोइंग, कम बन जाता है कमिंग, ब्रिंग बन जाता है ब्रिंगिंग। तो ये जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है इसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। चौथा एलिमेंट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज़ होगी जिसका ताल्लुक काम से जुड़ जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं चाय पी रहा हूँ या चाय पी रहा था, तो यहाँ पे जिस चीज़ का काम हो रहा है वो हो रही है चाय, चाय को पिया जा रहा है। तो ये चाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, काम हो रहा है पीने का और इसको पीने वाला मैं हूँ, तो फिर सब्जेक्ट बन जाएगा मैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ अल्फाजों को क्लासीफाई करते हैं। तो ये 4 हो गए एलिमेंट्स। और 5वां एलिमेंट यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो होगा प्रीपोजिशन, यानी कि ये स्ट्रक्चर से अलग लिखा जाता है क्योंकि ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमें पहले से ही पता है कि मुद्दत क्या थी किसी चीज़ की, तो हम टाइम का इस्तेमाल नहीं करते। अदरवाइज़ अगर टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें ज़रूरी होता है कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल करके उसे बयान करें। तो 5वें नंबर पर जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो प्रेपोजिशन होगी। सिंस करके कोई टाइम आएगा या फिर फॉर करके कोई भी टाइम मेंशन किया जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सिंस और फॉर में से किसको कब इस्तेमाल करना है। अगर सिंस की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमें टाइम बताया जाए, कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए। इस टाइम को हम प्रॉपर इंग्लिश में कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि किसी काम के शुरू होने का वक्त। इसी को हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं, यानी कि बिगिनिंग टाइम। जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है उस टाइम को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर किसी सेंटेंस का तर्जुमा करते वक्त आपको मिल जाए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उस काम का इब्तिदाई वक्त बता दिया जाए कि काम शुरू कब हुआ है, तो तब हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे सिंस का। इसकी एग्जांपल्स हो सकती है जैसे कि यहाँ गिवन है मॉर्निंग या 2 o'clock वगैरह वगैरह। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो ये सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब बारिश स्टार्ट हुई। कितनी देर तक होती रही इस बात का अंदाज़ा इस जुमले में नहीं हो रहा, सिर्फ इतना अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक्चुअली स्टार्ट कब हुई थी। इसी तरह अगर जुमला ये बोला जाए कि वो 2 बजे से सबक याद कर रहा था, तो 2 बजे का वक्त ये एक ऐसा वक्त यहाँ पे बताया गया है जिसमें ये काम स्टार्ट हुआ है। अब तक मुकम्मल कितना वक्त हुआ या कितनी देर तक ये काम जारी रहा, इसका मुकम्मल वक्त हमें नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ और सिर्फ इब्तिदाई वक्त मिल गया। तो इसे कहते हैं स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके लिए हमेशा हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम यूँ कहेंगे कि सिंस मॉर्निंग या सिंस 2 o'clock। अब बात करते हैं फॉर की। तो फॉर भी एक प्रीपोजिशन है, टाइम मेंशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमेशा मुद्दत को, पूरी मुद्दत को बयान करता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रॉपरली कहते हैं कैलकुलेटेड टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मुकम्मल वक्त। जैसे कि 2 days, ये एक मुकम्मल वक्त हो जाएगा 2 days, या फिर 3 weeks, ये भी एक मुकम्मल वक्त हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि वो 2 दिन से इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था। 2 दिन से मतलब ये पूरा एक मुकम्मल टाइम बता दिया कि 2 दिन तक वो तैयारी करता रहा। इसी तरह वो 3 हफ्तों से अंग्रेज़ी ज़बान बोलना सीख रहा था। तो यहाँ पर मुकम्मल वक्त बता दिया गया है 3 हफ्ते से। तो इस वक्त जब आपको मुकम्मल वक्त पता चल जाता है और इसे बयान करना होता है, तो हम अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ करते हैं फॉर। तो ये था सिंस और फॉर का इस्तेमाल। इसके बाद देख लेते हैं कि उर्दू में जब ये जुमले लिखे जाते हैं तो इनके आखिर में क्या अल्फाज आते हैं। आम तौर पे जब भी आप कोई ऐसा जुमला लिखते हैं जिसका ताल्लुक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से हो, तो इनके आखिर में जो उर्दू के अल्फाज आते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। बिल्कुल ये वही एग्जाम्पल है जो
पास्ट कंटिन्यूस की भी पहचान होती है, लेकिन फ़र्क बुनियादी तौर पे सिर्फ वक्त का है। यहाँ पर वक्त लाजमी दिया जाएगा कि काम कब शुरू हुआ था या कितनी देर तक चलता रहा। इस फ़र्क के साथ इस टेंस को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की जानिब। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं उसका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो इस जुमले को अगर आप पढ़ के अंदाज़ा करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम माजी में चल रहा था, ये काम माजी में हो रहा था और ये काम होता रहा पूरे 1 घंटे तक। तो इस तरह के सिचुएशंस को या इस तरह के जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको तर्जुमा करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। तो इस जुमले में काम करने वाला है मैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर है हैड बिन, तो हम यूज़ कर लेंगे हैड बिन को आई के बाद। इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो काम हो रहा है, काम यहाँ पे किया जा रहा है इंतज़ार का। जो काम हो रहा था वो था इंतज़ार करने का, तो इंतज़ार करने को कहते हैं वेट। और वेट की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म बनती है वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ तक का जुमला बन गया है आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। अब टाइम मेंशन किया जाएगा कि कितनी देर स्टे कर रहा था इंतज़ार, तो यहाँ पे हमें बताया हुआ था मुकम्मल वक्त 1 घंटे से। तो ये 1 घंटा एक कंप्लीट पीरियड है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे फॉर की मदद से। फॉर एन आवर, यहाँ पे एन का मतलब 1 है और आर का मतलब घंटा। आई हैड बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब है मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था। इसी जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए अगर हम बनाना चाहें तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें नॉट का इस्तेमाल करना है हैड के बाद, या ये कह लें हैड बिन के दरमियान में। तो जुमला बन जाएगा आई हैड नॉट बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। ये एक मनफी जुमला है, इसका तर्जुमा ये बनेगा कि मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। इसी जुमले को सवालिया बनाएं तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हैड को सब्जेक्ट से भी पहले इस्तेमाल करना होगा। तो जुमला कुछ यूँ बन जाएगा हैड आई बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। आखिर में एक सवालिया निशान आएगा और ये एक मुकम्मल सवालिया जुमला बन जाएगा। और इसका मतलब है क्या मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था। दूसरी एग्जाम्पल है, वो 7 बजे से हॉकी खेल रही थी। वो 7 बजे से हॉकी खेल रही थी। इस जुमले को पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है कि ये काम माजी में हो रहा था और ये होता रहा काफ़ी देर तक। और इस काम का इब्तिदाई वक्त हमें मिल गया है 7 बजे काम शुरू हुआ था, यानी कि उसने खेलना शुरू कर दिया था 7 बजे। तो अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट जो कि होता है काम करने वाला। तो यहाँ पे काम करने वाला है वो यहाँ पर लड़की के बारे में जिक्र हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे शी। अगर ये लड़की का जिक्र होता तो हम कहते हैं ही। तो अभी आएगा फिलहाल शी, ये सब्जेक्ट है हमारा और सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैड बिन, तो ये बन जाएगा शी हैड बिन। इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। यहाँ पे काम हो रहा है खेलने का, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं प्ले, और इसकी फोर्थ फॉर्म बनती है प्लेइंग। शी हैड बिन प्लेइंग। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जो चीज़ खेली जा रही है उसके बारे में बताना है हमें। यहाँ पे आएगा हॉकी, शी हैड बिन प्लेइंग हॉकी। और फिर हमें टाइम मेंशन करना है कि ये काम कितनी देर होता रहा या फिर कब से हो रहा था।
तो चूँकि हमें यहाँ पे जुमले में बताया हुआ था कि 7 बजे से खेल रही थी, तो इसको हम बोलेंगे सिंस 7 o'clock। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। कंप्लीट टाइम इज़ नॉट अंडरस्टूड, हमें यहाँ पे मुकम्मल वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये काम कितनी देर तक होता रहा। ये एक मुस्बत जुमला है। अब इसी को मनफी बनाने के लिए हम सिर्फ ये करेंगे कि नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हैड के बाद जुमला बन जाएगा शी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 7 o'clock, और इसका तर्जुमा बनेगा 7 बजे से हॉकी नहीं खेल रही थी। इसी जुमले को सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड को शुरू में इस्तेमाल करेंगे, तो जुमला बन जाएगा हैड शी बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 7 o'clock, आखिर में सवालिया निशान, और ये बन जाएगा एक सवालिया जुमला जिसका मतलब है क्या वो 7 बजे से हॉकी खेल रही थी। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है तुम 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। तो इसको भी पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये काम माजी में हो रहा था और ये होता रहा पूरे 5 साल तक, तो ये मुकम्मल टाइम मिल गया हमें पूरे 5 साल। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करनी होगी प्रीपोजिशन फॉर। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जुमले की शुरू से, जिसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। काम करने वाला यहाँ पे कौन है? तुम को इंग्लिश में कहेंगे यू के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड बिन। फिर इस्तेमाल करेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो पढ़ने का हो रहा था, इसको कहते हैं स्टडी, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है स्टडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो कि स्कूल का जिक्र हो रहा है कि यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो इसको हम बोलेंगे इन दिस स्कूल। इन का मतलब अंदर या इसमें, और दिस का मतलब ये, और स्कूल का मतलब स्कूल होता है। तो यहाँ पे इन दिस स्कूल का मतलब है इस स्कूल में। फिर हम टाइम मेंशन करेंगे, चूँकि यहाँ पे मुकम्मल टाइम गिवन है हमें, तो हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे फॉर 5 years, 5 साल से। ये एक मुस्बत जुमला बन गया है। यू हैड बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। इसी को मनफी बनाने के लिए हम हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जुमला बन जाता है यू हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, जिसका तर्जुमा बनेगा तुम 5 साल से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। अब इसी जुमले को अगर हमें सवालिया बनाना होता है तो हम हैड को यू से पहले लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, तो बन जाएगा हैड यू बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, और फिर आएगा सवालिया निशान। ये एक मुकम्मल सवालिया जुमला बन गया है, जिसका मतलब है क्या तुम 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे? क्या तुम 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे? तो नाज़रीन, ये है हमारा आज का लेसन जो इख्तिताम पज़ीर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेंस क्या होता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर क्या है, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया जाता है। याद रखिएगा कि ये जुमला इस टेंस का इस्तेमाल माजी के उन कामों के बारे में बयान करने के लिए होता है इस्तेमाल जो माजी में जारी थे। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस में भी हमने इसी टाइप के सेंटेंस की बात करी थी। बस फ़र्क बुनियादी तौर पे इतना है कि यहाँ पर हम टाइम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, मुद्दत बताते हैं या उसका इब्तिदाई वक्त बताते हैं कि ये काम शुरू कब हुआ था या कितनी देर तक चलता रहा था। जबकि पास्ट कंटिन्यूस में टाइम वगैरह कुछ मेंशन नहीं करते, सिर्फ ये बताते हैं कि क्या काम हो रहा था। तो गाइस, आज का लेसन ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आप सीखते जाएं। शुक्रिया।